Namaste everyone and very good afternoon and welcome you all for this 5 days yoga course. और ये जो 5 days योगा कोर्स है ये आपको योग से कनेक्ट करने के लिए है, योग से जोड़ने के लिए है और एकदम बेसिक है। जो कोई भी बिगिनर जो है वो ये कोर्स कर सकते हैं और जिनको योगा के बारे में बेसिक जानना है कि आसन क्या है, प्राणायाम क्या है, मेडिटेशन क्या है, वो सभी लोग ये कोर्स कर सकते हैं। और एक छोटी कोशिश है लोगों तक योग पहुंचाने के लिए। ये जो इंटरनेशनल योगा डे है हमारा 2025 का, ये उसका ही कंटिन्यूअस एक इनिशिएटिव है जो हमने स्टार्ट किया था 7 जून योगा कंपटीशन से। उसके बाद हमने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया 21 जून को और हम कंक्लूड करेंगे ये एक ना थियरी और प्रैक्टिकल मिक्स कोर्स की तरह, शॉर्ट टर्म कोर्स की तरह 5 दिन का ये जर्नी है और हम लोग साथ में सीखेंगे योगा के बारे में। और यहाँ पे आप सभी लोग आज आए हैं उसके लिए आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद। और आज का जो हमारा टॉपिक है, योग क्या है? व्हाट इज योगा एंड व्हाट इज द इटिमोलॉजी ऑफ योगा? योग की शुरुआत कहाँ से हुई? ठीक? और योग में कुछ इजी आसनास भी हम सीखेंगे प्रैक्टिकल में। और मैंने आपके लिए थोड़ा-सा एक 20 मिनट्स का आपका थियरी रहेगा और हम लोग 40 मिनट्स फिर कुछ प्रैक्टिसेस करेंगे। अगर आपको नोट्स बनाने हैं तो आप बना सकते हो आपके लिए। नाउ योगा आज अब हमारा पहला दिन है, डे 1 और आज हम सीखने वाले हैं योगा एज अ वे ऑफ लाइफ। भी है साइंस इसलिए क्योंकि योग हमें वो टूल, वो टेक्निक बताता है ना कि हमें उसे लाइफ में अप्लाई किस तरह से करना है। और आर्ट जो है इसलिए है क्योंकि जीवन ही योग है या योग ही जीवन है ना। जीवन को कैसे जीना है वो हमें साइंस बताएगा और हम जो योग को अपने जीवन में उतार रहे हैं वही आर्ट है। तो योग जो है वो साइंस और आर्ट दोनों ही है, अपनी लाइफ में अप्लाई करने के लिए है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि योग आया कहाँ से है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, इसकी हिस्ट्री कहाँ है। ठीक? तो योग की जो शुरुआत होती है, हमारे पास जो प्रमाण है मैं सिर्फ उसके बारे में बात करूंगी। ऐसे तो हम लोग बोलते हैं 10,000 साल पुराना है, योग 10,000 साल पुराना है, पर एक्चुअली आज जब हम योग की बात करते हैं तो सिर्फ एज ए इंडियन हमारे अंदर ये फेथ है कि योग बहुत साल पुराना है। सिर्फ फेथ की वजह से हम ऐसा नहीं बोल सकते कि योग है ना 20,000 साल, 25,000 साल या इतने हजार साल पुराना है, जबकि हमें पता है। लेकिन क्योंकि आज योग रिसर्च का विषय हो गया है ना, उसमें शोध हो रहे हैं, रिसर्च हो रहे हैं और योग जो है अब ये सिर्फ इंडिविजुअल नहीं रह गया है या सिर्फ भारत के लिए नहीं रह गया है, पूरे विश्व को के लोग अब योग में आ रहे हैं, योग दिवस मना रहे हैं, योग में रिसर्च कर रहे हैं, योग में पढ़ाई कर रहे हैं। तो योग में जब रिसर्च की बात आती है तब हम जो भी योग के बारे में बोलेंगे वो बहुत ही ऑथेंटिक होना चाहिए, प्रमाण के साथ होना चाहिए, प्रूफ के साथ होना चाहिए। ठीक? तब जब हम योग कितने साल पुराना है अगर हम उसकी बात करें तो हमारे पास 2 प्रमाण हैं योग को बताने का कि ये कितने साल पुराना है। पहला प्रमाण है कि योग जो है वो 10,000 साल पुराना है। तो उसका प्रमाण हमें कहाँ से मिलता है? 19वीं सदी में हड़प्पा और मोहेंजोदड़ो ये जो सिविलाइजेशन थे, ये जो सिविलाइजेशन है जब इनकी खुदाई हुई तब इनकी खुदाई में जो मूर्तियां हमें मिली हैं वो मूर्तियां हमारे योगा जो पोस्चर्स होते हैं, आसन होते हैं, उसके फॉर्मेट में थी। कोई मूर्ति है जो नटराज आसन में है, कोई मूर्ति है जो पर्वत आसन में है, कोई मूर्ति है जो पद्मासन में है। तो उन मूर्तियों में जो पोस्चर है ना, जो उस जिस आसन में है वो, उनको देख के ऐसा माना जाता है कि उस समय के उस सिविलाइजेशन के जो लोग थे वो योग करते थे।
और वो जो सिविलाइजेशन है वो 10,000 साल पुराना है। तो हमारे पास सीधा प्रमाण है कि योग कितने साल पुराना है, 10,000 साल पुराना है। और एक दूसरा प्रमाण है हमारे पास, योग जो है 5,000 साल पुराना है। उसके लिए हमारे पास प्रमाण है वेद। अगर हम बात करें दुनिया का सबसे पहला ग्रंथ, पहली पुस्तक या पहली रचना कौन सी है, तो हमारे पास उसका आंसर है वेद। तो वेदों को सबसे पहला क्रिएशन कहा जाता है, सबसे पहली रचना जो लिखी गई है ऐसा कहा जाता है। तो वेद सबसे पुरानी रचना है। और वेद, हमारे पास जो आज वेद अवेलेबल है, वो प्रमाणित करता है कि वो 5,000 साल पहले लिखा गया था। और ये प्रमाण हमारे पास है कि वेद अगर 5,000 साल पहले लिखा गया था। और वेद जो है उसके 4 अंग होते हैं, वेद के 4 पार्ट है ना। वेद खुद 4 पार्ट में डिवाइडेड है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। और अगर ऋग्वेद है ना तो उसके भी 4 पार्ट है, संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। यजुर्वेद है ना तो उसके भी 4 पार्ट हैं, उसको भी 4 सेक्शन में डिवाइड किया गया। क्योंकि वेद मतलब कोई एक पुस्तक नहीं है, वेद मतलब वो कई सारे पुस्तकों का संकलन है, कलेक्शन ऑफ मेनी बुक्स। तो इसीलिए वेद को हम ऐसा नहीं कह सकते कि ये एक बुक है। तो इतने सारे बुकों का वो जो कलेक्शन है, उन सारे कलेक्शन को मिला के वेद जो बना है, तो उस वेद को अगर इतना कलेक्शन है तो उसको हमें सिस्टमैटिक करना होगा। तो उसको 4 सेक्शन में डिवाइड किया गया। तो जो चारों वेद है ना उनको 4 पार्ट में बांटा गया है। सामवेद है उसके भी 4 पार्ट है, संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। अथर्ववेद है उसके भी 4 पार्ट है, संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। तो हर वेद के जो 4 पार्ट है, अब योग कहाँ आता है उसमें, तो संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद में ऐसे तो योग हर एक पार्ट में थोड़ा थोड़ा है, लेकिन योग का सबसे जो ज्यादा पार्ट है वो वेद का जो सबसे लास्ट अंग है ना, उपनिषद, जिसको हम वेदांत भी कहते हैं, वेदों का अंत, वेदों का अंतिम भाग वेदांत। उस वेदांत में, उस उपनिषद में योग के बारे में सबसे ज्यादा जानकारी दी है। योग की व्याख्या क्या है ना, योग के टेक्निक्स क्या है, योग का पर्पस क्या है, योग कैसे किया जाए, ये सारी की सारी बातें जो है वो वेदों के अंतिम पार्ट में है, उपनिषद में है। तो वेद की शुरुआत कहाँ से होती है ना, 5,000 साल पहले। और 5,000 साल पहले जो ग्रंथ लिखा गया था उस ग्रंथ में योग की चर्चा की है, योग के बारे में बताया है। तो हम ऐसा मान सकते हैं कि हमारा जो ये योग है वो भी 5,000 साल पुराना है, क्योंकि जो पुस्तक में लिखी गई वो पुस्तक ही 5,000 साल पुरानी है। और जो सिविलाइजेशन हमें मिले हैं, उस सिविलाइजेशन की जो मूर्तियां हैं वो 10,000 साल पुरानी है। तो उन सिविलाइजेशन की वजह से और इन वेदों की वजह से हमें पता चलता है कि योग जो है वो बहुत ही साल पुराना है। लेकिन अब जो पहले का योग था, है ना, वेदों के समय जो योग था, वो हर गुरु और शिष्य परंपरा से एक दूसरे के पास आता था। गुरु जो है शिष्य को सिखाते थे। तो जो संन्यास लेते थे योग उनके लिए होता था, या जो राजा होते थे योग उनके लिए होता था। साधारण गृहस्थ लोगों के लिए, है ना, इतना फ्रीली योग अवेलेबल नहीं था। लेकिन 2500 इयर्स बैक, करीब 2,500 साल पहले, एक ऐसे ऋषि आए जिन्होंने योग को सभी के लिए बना दिया। और वो ऋषि का नाम है महर्षि पतंजलि। वो ऋषि नहीं है, महर्षि है, महर्षि पतंजलि। उन्होंने क्या किया, उन्होंने सारे गुरुओं से, सारे सिस्टम से, जितने भी मेथड थे, उन सभी को कंपाइल किया और उन सभी टेक्निक को एक बुक में लिख दिया। ए टू जेड, योग में शुरुआत से लेके अंत तक, बिगिनिंग कैसे करनी है, वहां से लेके कैवल्य मुक्ति तक कैसे पा सकते हैं, उन सबको एक ही बुक में लिख दिया। और उस बुक का नाम है योग सूत्र।
और उस बुक को हम जानते हैं पतंजलि योग सूत्र, पतंजलि ऋषि द्वारा लिखा गया योग सूत्र। और उस योग सूत्र बुक में हमें योग के बारे में पूरे की पूरी जानकारी मिलेगी। लेकिन अब जो योग है, हम आज के जमाने में हम योग को क्या समझ रहे हैं? योग क्या है? ज्यादातर फिजिकल आसन और प्राणायाम को योग समझ रहे हैं। लेकिन वेदों में जो योग दिया है वो सिर्फ आसन प्राणायाम नहीं है, उसमें आसन प्राणायाम के साथ फिलॉसफी भी है, दर्शन भी है, ज्ञान भी है। तो ये जो फिलॉसफी है, दर्शन है, ज्ञान है, वो हमें मेंटल एनहांसमेंट के लिए है, हमारी बुद्धि को बढ़ाने के लिए है। और जो आसन प्राणायाम जैसी टेक्निक है वो हमारे शरीर को साधने के लिए है, हमारे बॉडी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए है। तो योग जो है वो सिर्फ आसन प्राणायाम ही नहीं है या सिर्फ ज्ञान की बात ही नहीं है, बल्कि दोनों का कॉम्बिनेशन है। अगर आपसे पूछा जाए कि आपको फिजिकल डेवलपमेंट चाहिए, फिजिकली आप स्ट्रेंथन होना चाहते हो, फिजिकल बेनिफिट चाहते हो या मेंटल बेनिफिट चाहते हो, तो सब क्या कहेंगे कि हमें तो दोनों चाहिए। सो योगा इज ऑल अबाउट बोथ। आसन प्राणायाम विल मेक यू फिजिकली स्ट्रांग, ना, आपको शारीरिक रूप से आसन प्राणायाम स्ट्रांग करेंगे, इमोशनल रूप से आपको बैलेंस करेंगे। लेकिन आपकी जो बुद्धि का विकास है, अभी तक हमारा साइंस जो है वो हमारे शरीर को, मन को ठीक करने के लिए, साधने के लिए, बैलेंस करने के लिए बहुत सारे टूल और टेक्निक निकाल दिए हैं। लेकिन हमारी बुद्धि को बढ़ाने के लिए अभी तक मॉडर्न साइंस में कोई टेक्निक नहीं है। उसके लिए सिर्फ एक ही टेक्निक है, वो है योग। थ्रू योग, और योग में भी जो ध्यान है, मेडिटेशन है, समाधि है, उसके द्वारा आप अपनी बुद्धि का विकास कर सकते हो। आपकी बुद्धि उससे एनहांस होगी, बाकी किसी टूल से नहीं। बाकी सारे जो हमारे पास टूल्स है उससे आप अपने माइंड बॉडी को डेवलप कर सकते हो, इमोशन को डेवलप कर सकते हो। लेकिन बुद्धि के लिए सिर्फ एक ही टूल है, वो है योग। तो ऋषि पतंजलि ने जो 2500 साल पहले योग बताया है वो हमारे चित्त के लिए है, हमारे मन के लिए, हमारे बुद्धि के विकास के लिए है। हाउ टू एनहांस योर इंटेलेक्ट, उसके लिए है। तो इसीलिए अगर आपको मेंटल योगा सीखना है, मेंटल एनहांसमेंट सीखना है, तो पतंजलि ऋषि का योग सूत्र पढ़ो। लेकिन साथ ही हमें आसन प्राणायाम भी करना है। तो आसन प्राणायाम की ये जो टेक्निक है ना, वो हमारे पास आई है करीब 11th सेंचुरी में, है ना। 11th सेंचुरी में हमारे पास हठ योगा आया। अब ये जो हठ योगा है वो क्या है? कुछ लोगों को ऐसा लगता है ह और ठ मतलब फोर्सफुल, जबरदस्ती किया जाने वाला योगा। लेकिन हठ का मतलब फोर्सफुल नहीं है। ह और ठ ये दो संस्कृत के शब्द हैं, जिसमें ह का मतलब होता है सूर्य और ठ का मतलब होता है चंद्रमा। तो सूर्य और चंद्रमा ये जो दोनों हैं, इन दोनों की क्वालिटीज क्या है? अगर हम देखें सूर्य की क्वालिटीज क्या है? सूर्य की क्वालिटी है हीट, गर्मी उत्पन्न करना। सूर्य की क्वालिटी है पुरुषत्व, मास्कुलिनिटी, ना। सूर्य की क्वालिटी है एफर्ट, ऊर्जा, ना, गति देना। और वैसे ही अगर हम चंद्रमा की क्वालिटी को देखें, चंद्रमा के गुण देखें, तो चंद्रमा में क्या है? कूलनेस है, शीतलता है, फेमिनिटी है, ना, और सरेंडर का भाव है। तो ये सब हमारे मून की क्वालिटी है। तो ये जो सन और मून की जो क्वालिटी है, दो अपोजिट क्वालिटीज हैं, ये हम सभी के शरीर में, हम सभी के मन में है। तो आपके शरीर में, आपके मन में ये जो दो डिफरेंट क्वालिटीज हैं, इन दोनों क्वालिटीज का यूनियन करना है, उसी को कहा जाता है हठ योग। ह और ठ इन दोनों को बैलेंस कर देना, इन दोनों का ही यूनियन कर देना। अब यूनियन क्यों करना है? ह और ठ का यूनियन करना ही क्यों है और करने से क्या हो जाएगा? तो ह और ठ अगर इसका यूनियन करोगे तब आपको अपने अंदर का
जो ट्रू सेंस है वो पता चलेगा। आप कौन हो उसके बारे में आप जान पाओगे। तो अगर मैं अभी पूछूंगी कि आप कौन हो, तो आप बताओगे कि मेरा नाम सेजल है, मेरा नाम शेफाली है, मेरा नाम प्रिया है। लेकिन रियलिटी में योग के अनुसार ये सच नहीं है। अगर हम ये नाम बता रहे हैं तो हम अपने इस फिजिकल बॉडी का, ये जो अन्नमय शरीर है, इसका नाम बता रहे हैं, लेकिन इसके अंदर रहने वाली जो आत्मा है उसका नाम नहीं है वो। और योग जो दर्शन है वो मोक्ष शास्त्र है। योग क्या है? मोक्ष शास्त्र है। और जो मोक्ष शास्त्र के दर्शन होते हैं उसमें आपको पहले से ही ये मानना पड़ेगा कि हमारा रीबर्थ होता है, हमारा पुनर्जन्म होता है, हम कई कई बार जन्म लेते हैं। तो योग जो है वो मोक्ष शास्त्र है। तो अगर योग को समझना है तो आपको ये मानना पड़ेगा कि हमारा पुनर्जन्म होता है, ऐसा मान लो। तब जाके योग करते करते लास्ट में आपको पता चल जाएगा कि योग क्या है। जैसे मैथ्स में, अलजेब्रा में, अगर हमें कोई सवाल है ना, उसका वैल्यू निकालना है, तो वैल्यू निकालने के लिए हम पहले क्या मान लेते हैं कि मान लो ये जो वैल्यू है वो है एक्स, है ना। एक्स मानते हैं और फिर धीरे धीरे वो सम को सॉल्व करते हैं और लास्ट में फिर हमको एक्स की वैल्यू मिलती है और फिर हमारा वो सम सॉल्व हो जाता है, प्रूफ हो जाता है। तो वैसे ही अभी हमें पता नहीं कि हमारा बर्थ होता है, रीबर्थ होता है कि नहीं होता, वो हमें पता नहीं है। लेकिन योग शास्त्र में कहा गया कि आप ऐसा मान लो कि आपका रीबर्थ होता है और धीरे धीरे योग की टेक्निक करना चालू करो, फिर आपको पता चल जाएगा कि ये जो हमारा शरीर है ना, सिर्फ ये एक इंस्ट्रूमेंट है, सिर्फ ये मशीन है, एक इंस्ट्रूमेंट है। इसके अंदर कोई और है, आत्मा है। जो आत्मा ये शरीर में आती है और इस संसार का अनुभव करने के लिए आती है। और जब उसका अनुभव पूरा हो जाता है या ये शरीर पुराना हो जाता है तो वो दूसरे शरीर में चली जाती है। अब हमारे मन में सवाल आता है कि आत्मा क्या है, आत्मा है या नहीं है। तो उसके लिए एक सिंपल एग्जांपल है। जैसे जब कोई मर जाता है तो हमारे शरीर के अंदर से ऐसा क्या निकल गया जिसकी वजह से वो मर गया, जिसकी वजह से उसका शरीर काम नहीं कर रहा है। तो जो शरीर में से निकल गया वही आत्मा है और जो यहाँ रह गया वही शरीर है। तब हमारे मन में सवाल आता है कि जो ये शरीर कल तक अभी तक बात कर रहा था, चल फिर रहा था, तो ये शरीर अचानक से काम करना क्यों बंद कर दिया? जैसे हमारा मोबाइल है, मोबाइल काम कर रहा है, अचानक से उसमें डिस्प्ले उड़ जाए, अब उसमें हम कुछ कर ना पाए तो हम क्या बोलते हैं? मोबाइल डेड हो गया। तो वैसे ही शरीर में सब चल रहा है, अचानक से शरीर ने काम करना बंद कर दिया। तो शरीर ने जब काम करना बंद कर दिया तो इसमें से आत्मा मतलब निकल गई। तो आत्मा निकल गई, तब दूसरा सवाल ऐसा भी मन में आता है, तो ये जो इसके अंदर से आत्मा निकल गई वो कहाँ गई निकल के? आत्मा जो थी कहाँ से आई थी, कहाँ निकल गई? और अभी आत्मा है कि नहीं है? अगर मैं मर गई तो मैं मरने के बाद कहाँ जाऊंगी? मरने से पहले मैं कहाँ थी, या ये जीवन से पहले मैं कहाँ थी? ऐसे जो आपके सब सवाल है ना, उन सब सवालों के जवाब आपको तब मिल जाएंगे जब आपका ह और ठ बैलेंस हो जाएगा। ओके, ह और ठ आपका बैलेंस हो जाएगा, उनका यूनियन हो जाएगा, तब आपको सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तो अगर आपके मन में जिंदगी में कभी भी ये सवाल आया है कि मैं कौन हूं, मैं कहाँ से आई हूँ और मेरा जन्म कैसे हुआ? माँ के गर्भ से तो सबको मालूम है, लेकिन माँ के गर्भ से पहले मैं कहाँ थी? और मरने के बाद मैं कहाँ जाऊंगी? मैं रहूंगी कि नहीं रहूंगी? रहूंगी तो कहाँ रहूंगी? नहीं रहूंगी तो कहाँ चली जाऊंगी? अगर इसमें से कोई भी सवाल आपके मन में कभी आया है तो जान लो कि उन सभी सवालों का जो जवाब है वो आपको योग में मिलेगा, उपनिषद में मिलेगा। और इन्हीं सवालों के जवाब के लिए योग सूत्र लिखा गया, हठ योग लिखा गया। और हठ योग में अब आते आते हम लोग आसन प्राणायाम पे बहुत फोकस करते हैं, जिसको कहा जाता है मॉडर्न योगा। मॉडर्न योगा में हमारा अयंगर योगा है, विन्यासा योगा है, पावर योगा है, ऐसे बहुत सारे टूल्स एंड टेक्निक आ गए हैं आज नए नए, जो आपके ह और ठ को बैलेंस करने के लिए है। तो आज हमने सीखा कि योग क्या है, उसकी हिस्ट्री क्या है। तो इस तरह से योग क्या है? योग यूनियन करना है, हमारे शरीर का, हमारी आत्मा का यूनियन करना, हमारे ह और ठ का
सूर्य और चंद्रमा का यूनियन करना, है ना। तो योग क्या है? योग इज अ यूनियन बिटवीन योर माइंड एंड बॉडी एंड सोल। मन का शरीर के साथ जुड़ाव और मन का आत्मा के साथ जुड़ाव, वही हमारा योग है। और योग की शुरुआत कहाँ से हुई? वेदों से हुई। और योग सबसे ज्यादा कहाँ लिखा गया है? वेद का जो अंतिम भाग है, वेदांत या उपनिषद, उसमें सबसे ज्यादा योग के बारे में जानकारी मिलती है। योग 5000 और 10,000 साल पुराना है, उसके बारे में आपको बता दिया। और योग ऋषि पतंजलि ने कंपाइल किया। जो आज हमारे पास योग है, हम सभी लोग कर पा रहे हैं, उनकी वजह से, ऋषि पतंजलि की वजह से। और उसके बाद हमारा मॉडर्न योगा, हठ योगा आया, आसन प्राणायाम वाला योगा। और जो बहुत मॉडर्न में हम सीख रहे हैं, जो अलग अलग प्रकार के योगा है ना, हठ योगा, विन्यासा योगा, अयंगर योगा, पावर योगा, ये सब कोई अलग अलग योगा नहीं है, ये सभी आसन और प्राणायाम ही है और कुछ नहीं है। तो आज हमारा जो क्लास है, वो बेस्ड है कुछ प्राणायाम, कुछ ब्रीदिंग टेक्निक के ऊपर और कुछ आसनों के ऊपर। तो कुछ बेसिक आसन करेंगे, ठीक है। तो आज हमने पतंजलि योगा, हठ योगा, मॉडर्न योगा देख लिया। और फिर हम उसको अपने डेली लाइफ में कैसे उतार सकते हैं, तो मैं आपको कुछ सूक्ष्म व्यायाम और आसन देने वाली हूँ। वो डेली प्रैक्टिसेस करके आप अपनी लाइफ में माइंडफुली करेंगे तो बहुत ज्यादा आपको फायदा होने वाला है, ठीक है। तो अब हमारा प्रैक्टिकल स्टार्ट होगा। प्रैक्टिकल के लिए आपको एक मैट चाहिए और एक, अगर तकिया होगा आपके घर में, कुशन होगा तो एक तकिया ले लीजिए। और अगर आपके पास योगा बेल्ट है तो योगा बेल्ट रखिए। अगर आपके पास योगा बेल्ट नहीं है तो घर में कॉटन का दुपट्टा होगा तो भी चलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको बैठना है वज्रासन में। वज्रासन में बैठने के लिए, हाँ, पहले दंडासन में बैठेंगे, दोनों पैरों को सीधा रखते हुए। दोनों पैरों को सीधा कीजिए। हाँ, और जो इस आसन में नहीं बैठ सकते वो सुखासन में बैठ जाएंगे, आराम से बैठ जाएंगे। तो आपके राइट लेग को फोल्ड कीजिए और आपके बटक्स को राइट फुट के ऊपर रखिए और लेफ्ट लेग को फोल्ड करेंगे। लेफ्ट लेग को फोल्ड करके बटक्स पे रखिए। बटक्स को रखिए हील्स के ऊपर। और जिनको नी में प्रेशर है या थाइज में प्रॉब्लम है, वो इस तरह से कुशन ऐड करेंगे, ठीक? आपके नी के पीछे इस तरह से कुशन ऐड करेंगे और आराम से बैठ जाएंगे इस तरह से। जो वज्रासन में बैठ सकते हैं बैठेंगे और बाकी सभी लोग सुखासन में, जिनको वज्रासन पॉसिबल नहीं है, सुखासन में बैठेंगे। सुखासन में बैठने के लिए आपने पैर सीधा किया है। पैर सीधा करने के बाद धीरे से पहले आपके राइट लेग को फोल्ड करके लेफ्ट पैर के नीचे रख दीजिए और लेफ्ट पैर को फोल्ड करके राइट पैर के नीचे रख दीजिए। और ऐसे बैठने के बाद आपके बैक में थोड़ा सा अगर इस तरह से हंच आ रहा है ना, इस तरह से अगर आपका बैक सीधा नहीं हो रहा है या सीधा करने पे आपको बैक में पेन आ रहा है, तब आप थोड़ा सा हेल्प ले सकते हो कुशन का। बटक्स थोड़ा ऊपर लाइए और इस तरह से आपके पास तकिया होगा, कुशन होगा, उसके ऊपर आराम से बैठ जाइए। प्रेयर से शुरुआत करेंगे, प्रार्थना से, ठीक। नाउ बैक एंड नेक स्ट्रेट, आईज क्लोज्ड। आप जहां पर भी बैठे हैं आराम से बैठ जाइए। कमर गर्दन सीधी रखिए। धीरे से आंखें बंद कर लीजिए। चेहरे पे मुस्कान रखिए। पूरे शरीर को ढीला छोड़ दीजिए, लेकिन अपने मन को अलर्ट और अटेंटिव रखिए। अब धीरे से दोनों हाथों को नमस्ते में जोड़ लेंगे।
श्वास बाहर छोड़िए, श्वास अंदर लीजिए, श्वास बाहर छोड़िए, श्वास अंदर लीजिए, कंटिन्यू कीजिए, कुछ राउंड और कीजिए। अब हम 3 बार ओमकार चैंटिंग करेंगे। ओमकार चैंटिंग के लिए पहले आपको लंबा गहरा श्वास अंदर लेना है और फिर श्वास को बाहर छोड़ते हुए आपको ओमकार करना है। लंबा गहरा श्वास लीजिए। अब श्वास छोड़ते हुए ओमकार बोलना है। लंबा गहरा श्वास लीजिए और धीरे धीरे श्वास बाहर छोड़ते हुए ओमकार जाप कीजिए। श्वास अंदर लीजिए, श्वास छोड़ते हुए ओमकार। अब यूनिवर्सल प्रेयर करेंगे सभी के सुख और शांति के लिए। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सब सुखी हो, सब निरोगी हो, सबका मंगल हो, किसी को कोई दुख ना मिले। अंदर शांति, बाहर शांति, चारों ओर शांति शांति शांति। Now rub your palms, cup your eyes, remove your hands, gently open your eyes. अब हम शुरुआत करेंगे सूक्ष्म व्यायाम से। कुछ ऐसे जेंटल एक्सरसाइजेस जिससे आपके जो जॉइंट्स है वो ओपन हो जाएं। तो पहले हम नेक से स्टार्ट करेंगे। आराम से बैठ जाइए, सुखासन में भी बैठ सकते हो, वज्रासन में, जिसमें भी कंफर्टेबल है। दोनों पाम को घुटनों पे रख लीजिए और जिनको सर्वाइकल पेन है वो गर्दन को नहीं घुमाएंगे। नाउ स्लोली ड्रॉप योर हेड डाउन, चिन लॉक, और धीरे धीरे गर्दन को पूरा गोल घुमाइए। 5 बार घुमाएंगे, 5 टाइम्स। धीरे धीरे गर्दन को पूरा गोल घुमाइए। अगर पॉसिबल है तो आंखें बंद रखिए, लेकिन अगर आपको चक्कर आता है तो आंखें खुली रख के भी आप कर सकते हो। अब धीरे से रिवर्स में घुमाइए 5 बार।
रिलैक्स हो जाइए। अब कंधे को घुमाएंगे, दोनों पाम को, हथेलियों को कंधे पे रखिए, दोनों एल्बो को सामने मिलाइए। अब श्वास भरते हुए ऊपर लेंगे और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे लाएंगे। पूरा गोल घुमाइए, श्वास भरते हुए ऊपर और श्वास छोड़ते हुए नीचे लाइए। डू 5 टाइम्स, 5 बार करेंगे। और 5 बार आपको उल्टा घुमाना है। अगर पॉसिबल है तो आंखें बंद रखिए। अगर आपको चक्कर आता है तो आंखें खुली रख के भी आप कर सकते हैं। अब दोनों हाथ सामने लेंगे, अंगूठे को अंदर लाइए और एक मुट्ठी बनाइए। कलाई को घुमाएंगे, कलाई को घुमाइए। अब उल्टा घुमाइए। रिलैक्स। अब दोनों हाथ पीछे रखिए और दोनों पैरों को सामने लेके आइए। अब आपके अंगूठे, एंकल और अंगूठे ना, ये पूरा आगे की तरफ खींचेंगे और फिर पूरा अंदर की तरफ खींचिए। तो आपके पैर के अंगूठे और एंकल को आगे और पीछे की तरफ खींचेंगे। 5 बार कीजिए। अब आपके दोनों एंकल को पूरा गोल घुमाइए, पूरा गोल घुमाइए। हाँ, आराम से कीजिए, जितना स्लो कर सकते हैं उतना अच्छा है। जितना स्लो करेंगे अवेयरनेस उतना ज्यादा होगा। और आपका जो सेलुलर लेवल पे अगर आपको इफेक्ट चाहिए तो उतना स्लो करना होगा। जब आप फास्ट करते हो तब आपका अवेयरनेस उतना नहीं होता, तो सिर्फ आपको जो फायदा होगा ऊपर ऊपर से होगा। लेकिन अगर आपको ज्यादा फायदा चाहिए, पूरा फायदा चाहिए, तो आपको एक्टिविटी को स्लो करना होगा, धीमा करना होगा। अब नी का करेंगे, नी एक्सरसाइज। तो उसके लिए क्या करना है, आपको नी को लिफ्ट करना है और नी के पीछे इस तरह से हग करना है, पकड़ लेना है। ओके, पैर को ऊपर लिफ्ट कर लीजिए। हाँ, मैं थोड़ा साइड में आपको दिखा देती हूँ। इस तरह से लिफ्ट करेंगे। आपका थाइस चेस्ट की तरफ लेके जाइए और चेस्ट को ऊपर लाइए। अब धीरे से नी को घुमाएंगे, नी से रोटेशन करेंगे। 5 बार सीधा घुमाइए और 5 बार उल्टा घुमाइए। अब रिवर्स में घुमाएंगे। रिलैक्स। नाउ लेफ्ट लेग, हग योर लेफ्ट नी, चेस्ट आउट। अब धीरे से घुमाएंगे, नी से घुमाएंगे, थाई से मत घुमाइए, नी से घुमाइए, घुटने से। 5 टाइम्स। रिवर्स। रिलैक्स। अब दोनों पैरों को मिलाइए नमस्ते में।
बैक स्ट्रेट रख के नी को अप एंड डाउन करेंगे, बटरफ्लाई। नाउ स्टॉप फ्लैपिंग, फ्लैपिंग स्टॉप कर देंगे। अब आपको वज्रासन में बैठना है। जैसे मैंने बिगनिंग में बताया था, अगर आपको नी में प्रॉब्लम है तो कुशन ऐड कर सकते हो, अदरवाइज यू कैन सिट इन वज्रासन। नाउ वज्रासन में बैठते समय ध्यान रखना, जब आप वज्रासन में बैठते हैं तब आपके दोनों पैर के अंगूठे साथ में रहेंगे, लेकिन उसको एक दूसरे के ऊपर मत रखिए, ओवरलैप मत कीजिए। ओके, नजदीक रखिए लेकिन ओवरलैप मत कीजिए। एंड सिट ऑन योर हील्स। और दूसरा है कि इस तरह से अंगूठे पर भी मत बैठिए, पैर के अंगूठे आपको टो फ्लैट करके बैठना है। Now, both the palms on the thighs, elbows little behind, back straight, eyes closed, आंखें बंद रखते हुए 2 मिनट वज्रासन में बैठेंगे। क्योंकि आपने अभी लंच किया होगा, तो लंच को सेटल होने के लिए, आपका फूड डाइजेशन बेटर होने के लिए वज्रासन एक बहुत ही अच्छा आसन है। तो उसको फील कीजिए। आपका डाइजेस्टिव जितने ऑर्गन है वो सब एक लाइन में है, जिसकी वजह से आपका फूड आसानी से स्टमक में जा रहा है, स्टमक से इंटेस्टाइन में जा रहा है और सारे ऑर्गन्स सही तरीके से काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपका डाइजेशन बहुत आराम से हो रहा है। जेंटल स्माइल ऑन योर फेस, चेहरे पे प्रसन्नता बनाए रखिए और अपने श्वास पर ध्यान लगाइए। फील द डाइजेशन। आपकी एसिडिटी को कम करने के लिए, इंडाइजेशन को कम करने के लिए, कॉन्स्टिपेशन को कम करने के लिए वज्रासन एक बहुत ही अच्छा टूल। नाउ इनहेल विद स्माइल, एक्सहेल विद स्माइल। धीरे धीरे आंखें खोलिए। नाउ आवर नेक्स्ट आसन इज भुजंगासन। तो वज्रासन से इस तरह से कैट पोज में आ जाइए। कैट पोज में आने के बाद आपके पैर का अंगूठा अंदर कर लीजिए, टोes टक इनसाइड, और आपका जो पाम है, आपका हाथ एक स्टेप आगे रखेंगे। पॉसिबल है तो एक स्टेप और आगे रखिए और धीरे धीरे आपके बटक्स को नीचे लेके जाइए, बटक्स नीचे लेके जाइए और आपके एल्बो को स्ट्रेट ही रखिए और ऊपर देखिए, ऊपर देखिए। 5 4 3 2
1। धीरे से वापस आइए। ये आपके बॉडी को प्रिपेयर करने के लिए है भुजंगासन में। और धीरे से बटक्स के ऊपर बैठ जाइए। बटक्स को हील्स के ऊपर रख दीजिए और आपके हेड को फ्लोर पे टच करेंगे। अगर आपका हेड टच नहीं हो रहा है तो आपके दोनों पैरों में थोड़ा गैप रखिए और धीरे से हेड को फ्लोर पे टच कीजिए। अब धीरे से वापस आइए और पेट के बल लेट जाइए। लाई डाउन ऑन योर स्टमक। पेट के बल लेट जाइए। अब आपके दोनों पैरों में हल्का सा गैप रखिए और पैर का अंगूठा बाहर ही निकाल के रख दीजिए। टोस फ्लैट आउट। दोनों हाथों को, हथेलियों को चेस्ट के बाजू में ही रखेंगे और आपके माथे को, फॉरहेड को जमीन पे रखिए। ध्यान रखिए आपका एल्बो बाहर मत निकालिए, एल्बो अंदर ही रखिए। अब धीरे धीरे श्वास लेते हुए आपके हेड को ऊपर लाइए और चेस्ट को ऊपर लाइए। नेवल तक ऊपर आना है और ऊपर देखिए। नेवल तक ऊपर आइए और ऊपर देखिए। 5, 4, 3, 2, 1। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे जाइए। फिर से श्वास लेते हुए धीरे धीरे ऊपर आइए। नाभि तक ऊपर आइए। ऊपर देखिए। 5, 4, 3, 2, 1। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे जाइए। एक बार फिर से कर लीजिए। श्वास लेते हुए ऊपर आइए। नाभि तक ऊपर आइए। 5, 4, 3, 2, 1 और श्वास छोड़ते हुए नीचे जाइए। अब फिर से शशांक आसन में रिलैक्स करेंगे। बटक्स को पीछे ले जाइए और सिर नीचे, दोनों हाथ नीचे रेस्ट करेंगे। अब फिर से कैट पोज में आ जाइए और नी को ऊपर लाते हुए धीरे से खड़े हो जाएंगे। दोनों पैरों को नजदीक लाइए, आराम से जितने खड़े हो सके, और दोनों हाथों को साइड से ऊपर लेके जाएंगे। श्वास भरते हुए ऊपर खींचिए। पैरों को उठाइए मत, सिर्फ पूरे बॉडी को आसमान की तरफ खींचिए। स्ट्रेच कीजिए और स्ट्रेच कीजिए। और जब आप स्ट्रेच करते हैं तो दोनों साइड वेस्ट से, रिबकेज से भी स्ट्रेच कीजिए। आपके लोअर बैक, मिडल बैक और अपर बैक से भी स्ट्रेच कीजिए। आपके बटक से स्ट्रेच कीजिए, थाइस से, काफ मसल से स्ट्रेच कीजिए। पूरे शरीर को इन्वॉल्व करना है। अब श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे लाइए। ताड़ासन करेंगे। दोनों हाथों को सामने लेंगे, फिंगर्स इंटरलॉक करेंगे। इंटरलॉक करने के बाद पाम को बाहर की तरफ टर्न कीजिए। अब श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर लेंगे और धीरे धीरे, अगर पॉसिबल है तो अपने पंजे पे खड़े हो जाइए। अगर पॉसिबल है तो पंजे पे खड़े हो जाइए, नहीं तो सिर्फ ऐसे ही आप खींचेंगे तो भी चलेगा। और जिनको नी प्रॉब्लम है वो मत पैर ऊपर उठाइए। हाँ, स्ट्रेच करेंगे।
ज्यादा से ज्यादा ऊपर की तरफ खींच लीजिए। अब धीरे से हाथ को साइड से लेते हुए नीचे आएंगे। एक बार फिर से कर लेंगे। दोनों हाथ सामने लेंगे, फिंगर्स इंटरलॉक करेंगे, पाम को बाहर की तरफ निकालिए, श्वास भरते हुए ऊपर खींचिए। अब इस बार ध्यान रखिए, आपके चेस्ट को बाहर निकालिए। हाँ, आपके टोस पे खड़े हो जाइए। टोस पे खड़े होने के बाद जितना हो सके आपके चेस्ट पोर्शन को बाहर निकालिए। आपके दोनों हाथों को कान के पीछे ले जाइए और आपके पूरे बॉडी को ऐसा इमेजिन कीजिए कि आपका पेड़, आपका जो बॉडी है वो वृक्ष है, पेड़ है, और वो धीरे 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 आसमान की तरफ ग्रो हो रहा है, धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। और श्वास छोड़ते हुए धीरे से नीचे आ जाइए। अब लेट के करेंगे। लाई डाउन ऑन योर बैक। आपके बैक पे लेट जाइए। हाँ, बालों में रबर बैंड होगा तो निकाल देना है। और आपको जो बेल्ट कहा था, अगर साथ में रखेंगे तो बहुत अच्छा है। बेल्ट, अगर बेल्ट नहीं है तो आप दुपट्टा भी यूज कर सकते हैं। और अगर जिन लोगों ने बालों में इस तरह से रबर बैंड लगाया होगा तो या तो निकाल दीजिए या काफी ऊपर की तरफ करेंगे। अब हम करने जा रहे हैं ब्रिज पोज, कंधार आसन। तो कंधार आसन के लिए आपको पहले देख लेना है, आपका जितना शोल्डर है, जितना कंधा है, उतना ही गैप आपके दोनों पैरों में होना चाहिए। इतना नजदीक भी नहीं चलेगा, ये रॉन्ग है। और इतना दूर भी नहीं चलेगा, ये भी रॉन्ग है। ओके, तो जितना आपके दोनों कंधे हैं उतना दोनों पंजे में गैप होना चाहिए। और दूसरी बात ध्यान में रखनी है, आपके जो पैर के अंगूठे हैं वो इस तरह से बाहर नहीं जाने चाहिए कभी भी, है ना। दोनों पैर पैरेलल होंगे, एक लाइन में होंगे। और तीसरी बात आपको ध्यान में रखनी है कि आपके जो घुटने हैं ऊपर जाने के बाद ऐसे फैल नहीं जाएंगे, वो एक ही लाइन में रहेंगे, थाइस की लाइन में ही रहेंगे। तो ये तीनों चीजें आपको ध्यान में रखनी है। और आपका ये जो बेल्ट है उसको लगाना कैसे है वो पहले एक बार ध्यान से देख लेंगे, बाद में ही करेंगे। आपका बेल्ट है या दुपट्टा है उसको इस तरह से बाहर से लगाना है, ठीक है। इस तरह से बाहर से लगाना है, अंदर से मत लगाना। एक बार देखिए। जितना शोल्डर में गैप है उतना ही दोनों पंजे में गैप रखा है और बेल्ट को बाहर से लगाया है। और जो रबर बैंड है वो ऊपर की तरफ है ना? सिर के नीचे नहीं होना चाहिए, या तो रबर बैंड क्लिप होगा तो निकाल के ही करना है। अब आपके बेल्ट को जितना हो सके उतना नजदीक पकड़ना है और श्वास भरते हुए आपके बटक्स और थाइस को लिफ्ट करना है। आराम से हम इतना लिफ्ट हो जाएंगे, लेकिन इतना लिफ्ट होने के बाद यहाँ पे रुकना नहीं है। आपको क्या करना है, आपके दोनों हाथों से, दोनों शोल्डर से थोड़ा और एडजस्ट करो। दोनों आपके जो शोल्डर है ना उनको और अंदर ले लो और आपके जो दोनों आर्म्स है उनको और खींचिए। जिससे क्या होगा, आप थोड़ा सा और लिफ्ट कर सकते हैं, और थोड़ा लिफ्ट कर सकते हैं, और थोड़ा। तो आपको एडजस्ट करना है शोल्डर से, जिससे आपके थाइज और बटक्स और लिफ्ट हो जाएंगे। अब इसमें ध्यान ये रखना है कि आपके पैर बहुत ज्यादा अंदर मत लेना कि नी बाहर चला जाए, ऐसे ये रॉन्ग है। और बहुत ज्यादा वाइड भी मत रखना, ये रॉन्ग है। आपका नी और एंकल एक लाइन में हो वैसे ही करना है। ठीक, ऊपर जाने के बाद नी और एंकल एक लाइन में होना चाहिए। ओके, चलो स्टार्ट करेंगे। आपके पास बेल्ट या दुपट्टा जो भी होगा,
दोनों पैरों में कंधे जितना गैप रखिए, शोल्डर जितना। हम्म। अब आपके बेल्ट को पकड़ लीजिए, दोनों हाथों को फ्लोर पे प्रेस करके रखिए। अब श्वास भरते हुए धीरे धीरे बटक्स को ऊपर लाएंगे। बटक्स ऊपर लाया। अब बटक्स ऊपर लाने के बाद आपके दोनों शोल्डर्स को भी अंदर ले लीजिए। दोनों शोल्डर थोड़ा अंदर लेंगे। जैसे ही शोल्डर अंदर जाएगा, आर्म्स को थोड़ा और स्ट्रेट करेंगे। दोनों हाथों को फ्लोर पे और प्रेस कीजिए। थाइज और बटक्स को थोड़ा और ऊपर लेंगे, और जितनी देर हो सके उतनी देर रुकिए यहाँ पे। धीरे से नीचे आ जाइए। हाँ, शेफाली जी, अगर पॉसिबल होगा तो और नजदीक पकड़ लेना। हाँ, एक बार फिर से करेंगे। एंकल को पकड़िए या फिर आपके बेल्ट को पकड़ लीजिए। हाथों को सीधा करेंगे। अब श्वास भरते हुए धीरे धीरे बटक्स को ऊपर लेके आएंगे। थाइस को ऊपर लेके आएंगे। पूरा आने के बाद अब अपने आर्म्स को, शोल्डर्स को एडजस्ट कीजिए। थोड़ा और अंदर लेंगे शोल्डर और अपर आर्म्स को, और धीरे धीरे थाइस और बटक्स को और लिफ्ट करेंगे, और लिफ्ट करेंगे, और लिफ्ट करेंगे, जिससे आपका चेस्ट चिन के पास आ जाए, जालंधर बंद अपने आप लग जाए। धीरे से नीचे आ जाइए। अब धीरे से बेल्ट को साइड में रख दीजिए और शवासन में लेट जाइए। दोनों हाथों को, पैरों को फैला दीजिए। आंखें बंद कर लीजिए। पूरे शरीर को जमीन पर ढीला छोड़ दीजिए। हाथों को, पैरों को ढीला छोड़ दीजिए। फेशियल मसल्स को ढीला छोड़ दीजिए। अपने पूरे बैक मसल्स को फ्लोर पर ढीला छोड़ दीजिए। स्टमक को, पेट को ढीला छोड़ दीजिए। चेहरे पे मुस्कान बनाए रखिए। आपका पूरा शरीर सिर से लेके पैर तक रिलैक्स है, विश्राम में है, शांत है। अब अपने मन को शांत कीजिए। मन से सारी चिंताओं को, विचारों को निकाल दीजिए। मन को चिंताओं से, विचारों से, भय से मुक्त कर दीजिए।
लंबा गहरा श्वास लीजिए और धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़ दीजिए। लॉन्ग एंड डीप ब्रेथ। Slowly breathe out. लंबा गहरा श्वास लीजिए और धीरे धीरे श्वास बाहर छोड़ दीजिए। हर बार जब आप श्वास अंदर लेंगे, हर आती हुई श्वास के साथ अपने अंदर और ऊर्जा और शक्ति का संचार अनुभव कीजिए। Inhalation is energizing your body, rejuvenating your body. श्वास अंदर लेते हुए महसूस कीजिए सारी ऊर्जा आपके अंदर आ रही है और सारी ऊर्जा आपको हील कर रही है। और वैसे ही श्वास बाहर छोड़ते हुए महसूस कीजिए आपकी सारी नेगेटिविटी, सारे टॉक्सिन्स बाहर जा रहे हैं। श्वास अंदर भरते हुए ऊर्जा, पॉजिटिविटी का अनुभव कीजिए और श्वास बाहर जाते हुए नेगेटिविटी और टॉक्सिन्स बाहर जा रही है, महसूस कीजिए। कुछ क्षणों के लिए श्वास पर ही अपना ध्यान लगाएं। अंदर जाती और बाहर जाती हुई श्वास पर ध्यान लगाएं। Inhale with smile, exhale with smile. अब अपने शरीर के प्रति सजग हो जाइए। अपने पैरों की उंगलियों को हल्का सा हिलाइए। हाथों की उंगलियों को हल्का सा हिलाइए। अपने शरीर के प्रति सजग हो जाइए। अब धीरे धीरे अपने दोनों पैरों को मिलाइए। दोनों पैरों को मोड़ लीजिए। फोल्ड योर बोथ द लेग्स। आंखें बंद ही रखिए। अब धीरे से एक साइड में टर्न होके लेट जाइए और अपने हाथों से सिर के लिए तकिया बना लीजिए।
अब दोनों हाथों का सपोर्ट लेते हुए धीरे से उठ के बैठ जाइए। आंखें बंद ही रखिए। आराम से बैठ जाइए। नॉर्मल ब्रीदिंग। आज पहला दिन सेशन एंड करेंगे 3 ओमकार चैंटिंग के साथ। दोनों हाथों को नमस्ते में जोड़ लीजिए। कमर गर्दन सीधी रखिए। आंखें बंद ही रखिए। लंबा गहरा श्वास लीजिए और श्वास छोड़ते हुए ओमकार का जाप कीजिए। श्वास अंदर लीजिए। श्वास अंदर लीजिए। ओम शांति शांति शांति। Rub your palms. Cup your eyes. Remove your hands. Bow down. Slowly and gently open your eyes. Thank you so much, everyone, for attending this session. Thank you so much. And have a good day. Thank you.